हेलो फ्रेंड्स। चलिए तो आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग ईएमएफ के बारे में जानेंगे। ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। उसका यूनिट वोल्ट होता है भी। ठीक है, उसके बारे में जानेंगे और साथ में जानेंगे पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ में डिफरेंस क्या है, क्या अंतर है दोनों में। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस भी एक जैसा लगता है सुनने में और ईएमएफ भी वही वोल्टेज है, तो इसका जानना जरूरी है। सबसे पहले हम लोग ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में जानते हैं। ईएमएफ, ठीक है ना। ये क्या है? जब करंट सप्लाई नहीं होता है, ठीक है ना, कि कोई सेल में जब करंट सप्लाई नहीं होता है तो उस टाइम में मैक्सिमम वोल्टेज जो हो सकता है, लेकिन जो पॉसिबल है, जो पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम पॉसिबल है टू प्लेट ऑफ सेल में, वही होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हैं इसको। मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ ए सेल ऑन ओपन सर्किट इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ ए सेल। ओपन सर्किट का मतलब है करंट डिलीवर नहीं हो रहा है, कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड नहीं है और करंट सप्लाई नहीं हो रहा है, सर्किट ब्रेक है। ठीक है, अब देखिए ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में डिफरेंस क्या है, वन बाय वन देखिए। पहला क्या है, अभी हम जैसे बताए ओपन सर्किट के केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है, जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है, वही हमारा ईएमएफ होता है, इनके नो करंट। ईएमएफ केस में करंट डिलीवर नहीं होता है, डिलीवरी नो करंट, ठीक है नहीं। और सर्किट कैसा रहता है? ओपन सर्किट रहता है। यही जब पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस, कोई डिवाइस ऐड हो जाएगा और करंट सप्लाई हो जाएगा, यानी सर्किट क्लोज हो जाएगा। ठीक है, it is the potential difference across the terminal of the cell in closed circuit that is delivering current, और इसमें delivering no current, इसको ध्यान रखेंगे। सेकंड है ईएमएफ जो होता है सर्किट रेजिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है ना। ईएमएफ सर्किट रेजिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होता है। तो डिपेंड क्या चीज पर करता है? डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स पर ये डिपेंड करता है, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट रेजिस्टेंस एंड सर्किट करंट पर डिपेंड करता है, सर्किट रेजिस्टेंस और सर्किट करंट पर। तीसरा क्या है? इट मेंटेन्स पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इट कॉजेज करंट टू फ्लो। इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण करंट फ्लो करता है। ठीक है, नेक्स्ट है ईएमएफ इज यूज्ड फॉर ए सोर्स ऑफ वोल्टेज। ईएमएफ जो होता है वोल्टेज का सोर्स है, ठीक है ना, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? इट इज द वोल्टेज बिटवीन टू पॉइंट्स इन ए क्लोज्ड सर्किट। ठीक है, नेक्स्ट है ईएमएफ जो होता है हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस से ज्यादा होता है। पोटेंशियल डिफरेंस से ईएमएफ हमेशा ज्यादा होता है, क्योंकि मैक्सिमम है, इसे भी समझेंगे। और ये उससे इसके कंपेरिजन में पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू कम होता है। ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में तो पढ़े, वो था एक्सटर्नल, लेकिन सेल के अंदर भी इंटरनली रेजिस्टेंस होता है, ठीक है ना, जो कि करंट फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करता है। सेल के अंदर करंट फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करता है, वो है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, वो देखते हैं। आप लोग कहीं डाउट है तो सोचना नहीं है, पूछना नहीं है, डायरेक्टली आप कमेंट कीजिए चैनल पर, इसी वीडियो में, जहां पर जिस वीडियो में आपको दिक्कत हो। चलिए इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ इट सेल। हम लोग वहां पर रेजिस्टेंस को कैपिटल आर से शो किए थे, और यहाँ पर हम लोग स्मॉल आर से शो करेंगे, क्योंकि छोटा होता है, कम होता है, इसलिए
ये भी रीजन है, ठीक है ना। ये क्या होता है इंटरनल रेजिस्टेंस, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय the resistance offered by cell to current flow, ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय सेल टू करंट फ्लो, सेल के अंदर रेजिस्टेंस होता है जो कि फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करता है, ठीक है ना। वो है हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, ठीक है। ये क्या क्या चीज पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन कौन कौन सा फैक्टर है। पहला देखिए डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, इस पर डिपेंड करता है। दूसरा क्या चीज पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। और यहाँ पर जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाएंगे, डिस्टेंस बढ़ाने पर इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ेगा, इसको ध्यान रखेंगे। तो ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट डिपेंड करता है, लेकिन यदि डिस्टेंस बढ़ाएंगे, डी इंक्रीज करेंगे तो आर भी इंक्रीज करेगा। डी क्या है, यहाँ पर हम लोग डिस्टेंस को ले रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है एरिया ऑफ द प्लेट, यदि हम लोग प्लेट के एरिया को बढ़ाएंगे, ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस में डिक्रीज होता है यहाँ पर, इसको ध्यान रखेंगे। तो ये सब चीजों पर इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। कभी कोई छोटे छोटे ऑब्जेक्ट में से पूछ दिया जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल, जो भी पढ़ा रहे थे क्लोज्ड ओपन जो था, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दो केस है, एक है ओपन सर्किट, दूसरा है क्लोज सर्किट, ठीक है ना। अभी बता रहे थे ओपन सर्किट के केस में, ठीक है। ओपन सर्किट कहने का मतलब है जब ओपन सर्किट का मतलब है करंट डिलीवर नहीं होगा, ठीक है ना। करंट ओपन सर्किट में जैसे बताए थे करंट डिलीवर नहीं करेगा, और क्लोज सर्किट में डिलीवर होगा, ठीक है। नो करंट, ठीक है ना, क्योंकि सर्किट की ब्रेक है। तो इस केस में देखते हैं क्या होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस को पता है कैसे इंडिकेट करते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल को, जैसे सेल है ये, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल को इसके साथ एक रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं, तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल बता देता है। ये ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, इस टाइप से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो ये तुम लोग इंडिकेट करके इसको एक सर्किट बनाते हैं और जो कि ओपन रहेगा, ये ओपन है, ठीक है ना। कोई 1.1 है, ये 2 पॉइंट है, ये बिल्कुल ओपन है। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पर मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा ई, ठीक है ना। ये इसका इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है, ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस आर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। अब सेकंड है क्लोज सर्किट, ठीक है। क्लोज सर्किट में यहाँ पर करंट डिलीवर होगा,
क्लोज सर्किट में कैसे अवेलेबल होगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या था, कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं था, सर्किट ओपन था, लेकिन यहाँ पर इसका जस्ट उल्टा होगा। कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस रहेगा, सर्किट क्लोज रहेगा, सपोज ये 1 पॉइंट है, ये 0.2 है, इसमें करंट कैसे फ्लो करेगा, ठीक है ना। इंटरनल रेजिस्टेंस R, EMF E। तो इस केस में क्या होगा, तो इस केस में यहाँ पर 1 2 के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस भी आएगा, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, यहाँ पर एक भी आएगा 1 और 2 के बीच में, करंट डिलीवर हो रहा है, ठीक है। तब इसको कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ये क्या हम लोग बोल सकते हैं, ये बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है, जब करंट सप्लाई हो रहा है तो डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग ओम्स लॉ यूज करेंगे। ओम्स लॉ क्या होता है, I = V/R, ठीक है ना। तो V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो करंट I जो है, तो I = क्या लिख सकते हैं, V, जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस यहाँ पर 2 है, ठीक है ना। एक ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का, दूसरा इसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, दोनों तो इसको पोटेंशियल ड्रॉप कराने में हेल्प करेगा। और ये सीरीज में है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा I = ठीक है ना। एक्चुअली यहाँ पर मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग लेंगे, जो कि मैक्सिमम क्रिएट हो रहा है इस सेल का। इस सेल का हम लोग यहाँ पर करंट निकाल रहे हैं, इस सेल से करंट जितना फ्लो करेगा, तो सेल का हम लोग वोल्टेज लेंगे, जो कि E है हमारा मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। तो I = E/R+R, ठीक है। लेकिन जब रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ पर जब हम लोग निकालेंगे वोल्टेज, तो यहाँ पर ड्रॉप होकर V हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर E होगा, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, I × R प्लस I × r = E, ठीक है। अब इसकी बात करें, अभी जो बता रहे थे, यहाँ पर ये V = ये इधर से करंट फ्लो करेगा I, ठीक है ना, और ये इधर से R रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो करेगा, तो V = IR हो जाएगा। तो V यहाँ पर लिख सकते हैं, V + I × R = E, ऐसा लिख सकते हैं। V की बात करें तो V = E - I × ठीक है ना। ये एक्सप्रेशन आएगा टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल, ठीक है। और ये क्या होता है, ये डिस्चार्जिंग का केस है, ठीक है ना। डिस्चार्जिंग के केस में से होता है, लेकिन यही पूछे कि चार्जिंग के केस में क्या होता है। तो चार्जिंग के केस में V = A+ हो जाता है, चार्ज V = E+ आ जाएगा, ठीक है। चलिए पॉज करके आप लोग नोट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग ग्रुपिंग ऑफ सेल पढ़ेंगे। ग्रुपिंग ऑफ सेल, ये सीरीज में होगा, पैरेलल में होगा, मिक्स टाइप का होगा। तो यहाँ पर क्या क्या होगा, ठीक है ना। तो सेल इन पहला क्या देते हैं, सेल इन सीरीज।
सीरीज में सेल रहेगा तब क्या होगा, तो चलिए देखते हैं। सपोज n सेल है जो कि सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। n सेल है, सीरीज में कनेक्टेड है और ईच का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, ठीक है ना। नंबर ऑफ सेल कितना है, n है। नंबर ऑफ सेल इक्वल टू n, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल इक्वल टू r, ठीक है। तो देखिए सेल क्या है, सीरीज में है, ठीक है ना। सीरीज का मतलब एक का पॉजिटिव एक दूसरे के नेगेटिव से, उसका नेगेटिव दूसरे पॉजिटिव। देखिए यहाँ पर जैसे कि प्लस ये टर्मिनल होगा तो माइनस, तो माइनस का अगला जो होगा ये प्लस से होगा, फिर माइनस से, फिर प्लस से, फिर माइनस से, और ये निकल जाएगा इस टाइप से, ठीक है ना। इसमें करंट फ्लो कैसे करेगा, इस टाइप से करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो बताइए टोटल बैटरी ईएमएफ कितना होगा, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इक्वल टू R और एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईएमएफ ऑफ ईच सेल, इक्वल टू E, ये मान लेते हैं, ठीक है। तो टोटल बैटरी ईएमएफ कितना हो जाएगा, n है, n सेल है तो NE, ठीक है। उसी तरह टोटल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी, ये कितना आ जाएगा, ये देखिए R इंटरनल रेजिस्टेंस और n टाइम्स है, इस टाइप से सब क्या है पैरेलल सीरीज में है, सबका ऐड हो जाएगा, n R हो जाएगा, ठीक है ना। सर्किट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, सर्किट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये R है और इसके साथ सीरीज में ये भी जुड़ा हुआ है, देखिए R प्लस NR, ठीक है ना। यदि हम करंट की बात करें, सर्किट करंट, क्या हो जाएगा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है Na और टोटल रेजिस्टेंस कितना है, ठीक है ना। ये हो जाएगा सर्किट करंट, देख लीजिए इसको। अब केस आ सकता है इफ R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन NR, जब ऐसा जब वेरी वेरी ग्रेटर देन हो जाए NR से, तो NR नेग्लेक्टेड कर सकते हैं, इस केस में I इक्वल टू हो जाएगा NE बाय R, देखिए। और सेकंड केस क्या हो सकता है, इफ R वेरी वेरी लेस देन NR, तो इस केस में हम लोग R को नेगलेक्ट कर सकते हैं, इस केस में सर्किट करंट क्या हो जाएगा, NE बटे NR E बाय R, देख लीजिए। ये है सीरीज कनेक्शन, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल ग्रुपिंग। तो पैरेलल में कैसे होगा, इस तरह से n टाइम्स सब कनेक्टेड होगा एक पॉइंट पर, ठीक है।
इस सेल का EMF E, इस जनरल रेजिस्टेंस R, इसका भी E R, और नंबर ऑफ सेल N। नंबर ऑफ सेल कितना है, जैसे पिछले ग्रुपिंग में निकाले थे और सपोज किए थे इस बैटरी का EMF E है, इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस R है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को R से कनेक्टेड करते हैं। तो बताइए यहाँ पर आप पूरे सर्किट में एक टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो ये और इसके या पूरा इसका इक्विवेलेंट, उसके साथ ये सीरीज में इसका और इसका पूरे का इक्विवेलेंट ऐड हो जाएगा। सबसे पहले इसका हम लोग निकालते हैं इक्विवेलेंट, तो ये हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस ये n टाइम्स, ठीक है ना। सपोज यहाँ पर n रो है, इसमें n 1 2 3 ऐसे करके n है, तो क्या हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो ये n टाइम्स है, n/r डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/r इक्विवेलेंट। तो यहाँ से r इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, r/n, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो ये इसके साथ ये सीरीज में रहेगा, ये टोटल रेजिस्टेंस निकल गया। अब यहाँ पर पूछेंगे सर्किट करंट कितना होगा, सर्किट करंट I जो कि फ्लो करेगा, तो I इक्वल टू टोटल EMF डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो देखिए ये क्या है, सब सीरीज सब पैरेलल में है, तो सबका EMF इक्वल ही होगा, E होगा डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस R प्लस R/N। इसको सॉल्व करेंगे तो NE डिवाइड बाय NR प्लस R ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भी दो केस हो सकता है, एक R इज वेरी लेस देन R, ठीक है। इस केस में क्या होगा बताइए, इस R को आप लेकर इस R को नेगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो हो जाएगा I इक्वल टू NE/R, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और केस सेकंड क्या हो सकता है, R वेरी ग्रेटर देन R, इसमें इसको नेगलेक्ट करना होगा, तो यहाँ से I इक्वल टू हो जाएगा NE/NR, इसको लिख सकते हैं E/R। देख लीजिए सही से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पॉज करके आप लोग चेक कर लीजिए, और जहां भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि पता चले आप लोगों को कहाँ पर दिक्कत हो रही है, और मैं वहां पर आप लोगों का जो भी डाउट्स है उसको क्लियर कर सकूं। नेक्स्ट है सीरीज पैरेलल ग्रुपिंग, इसको बोलते हैं मिक्स्ड ग्रुपिंग, ठीक है। मिक्स्ड ग्रुपिंग का मतलब क्या हो गया, सीरीज पैरेलल दोनों रहेगा इसमें। तो चलिए इसमें देखें, सीरीज प्लस पैरेलल, ठीक है ना। तो देखिए इसमें कॉम्बिनेशन कैसे हो सकता है, इस टाइप से यहाँ पर n सेल है इधर, ठीक है ना, और इस तरह का इस तरह से जो रो है वो m रोज है, इस तरह से m, इसमें n है, और इस तरह का जो होने का
पैटर्न बनेगा वो m टाइम्स है। ठीक है, यहाँ पर भी हम करंट प्रोजेक्ट करेंगे इधर से ऐसे। जो सेल है, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस R ले रहे हैं और इस सेल का EMF E ले रहे हैं पहले की तरह। तो ठीक है, तो देखिए पहले इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो सीरीज में है इसका इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। तो R R R इस तरह से n टाइम्स है, तो इसका टोटल इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? सिर्फ इसका NR होगा ना। इसको देखिए इस तरह से लिख सकते हैं आप। इस तरह से n बोल m टाइम्स होगा। ये तो n आप निकाल लिए। अब पूरे सर्किट का बात करें तो अब क्या है, ये NR जो पूरे एक रो का इक्विवेलेंट निकाले, NR आया, इसका टोटल का इक्विवेलेंट सब NR क्या है, सब पैरेलल में है। इसका इक्विवेलेंट निकालने के लिए आप पैरेलल कनेक्शन यूज करेंगे, NR प्लस 1/NR कितना टाइम्स है इस तरह का, m टाइम्स है। तो इस तरह से m टाइम्स है, तो इसको m/NR ऐसे लिख सकते हैं। देखिए तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, NR/M। देखिए लिख सकते हैं हमें टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो ये एक्सटर्नल जो रेजिस्टेंस था ये, और टोटल इक्विवेलेंट यानी कि R प्लस R इक्विवेलेंट R प्लस NR/M ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं ना। कहीं दिक्कत हो तो बताइएगा। अब क्या है, जैसे हम लोग पहले क्या निकाले थे, सर्किट रेजिस्टेंस और टोटल EMF। तो बताइए टोटल EMF कितना होगा। ठीक है ना, टोटल EMF। तो देखिए इसमें कितना है, एक का EMF E है और इस तरह का L से लगा हुआ है, तो इसका हो जाएगा NE। ठीक है ना, और सब ये NE से क्या है, पैरेलल में है। तो एक का जितना होगा सब इक्वल होगा से, और टोटल सर्किट का भी एक के बराबर ही होगा, यानी कि NE के बराबर। अब चाहे तो आप सर्किट करंट निकाल लीजिए I, तो टोटल EMF NE डिवाइड बाय R प्लस, ये देखिए आप इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं, MNE डिवाइड बाय MR प्लस NR। देखिए लिख सकते हैं या नहीं। ठीक है ना, ये अब इसमें कभी कभी पूछता है कि इस केस में मैक्सिमम करंट कितना फ्लो करेगा। ठीक है ना, इस केस में मैक्सिमम करंट कितना फ्लो करेगा। तो इसका ये जो करंट का एक्सप्रेशन आया है, इसको हम लोग एक स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लेते हैं। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए लिख सकते हैं या नहीं। आप इसको फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट MR
ठीक है। अब देखें यहाँ पर क्या है, m कांस्टेंट है, n कांस्टेंट है, e कांस्टेंट है, ये सब तो कांस्टेंट है। तो डिपेंड क्या करेगा, डिपेंड मेरा डिनोमिनेटर के टर्म पर करेगा करंट मेरा मैक्सिमम हो गया किस कंडीशन में। तो मैक्सिमम होने के लिए इस पर तो डिपेंड कर नहीं रहा है, तो अब डिनोमिनेटर पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। तो डिनोमिनेटर का वैल्यू मिनिमम होना चाहिए, डिनोमिनेटर का वैल्यू मिनिमम होना चाहिए किसके लिए, आई मैक्स के लिए। याद रखेंगे आई मैक्स के लिए डिनोमिनेटर का वैल्यू क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो मिनिमम होने के लिए इस पर डिपेंड नहीं करेगा, डिपेंड करेगा इस पे, फॉर आई मैक्स। तो ये मिनिमम कितना हो सकता है, 0 हो सकता है। ये 0 हो सकता है, ठीक है। अभी इसको इधर लिखना है, ठीक है ना। इसको सॉल्व करके देखिए आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पर से r इक्वल टू n बाय m इंटू r ये भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो मैक्सिमम करंट के लिए रेसिस्टेंस का वैल्यू, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस की वैल्यू n बाय m इंटू r ये होनी चाहिए और आई मैक्स। और ये क्या चीज, इसको बोल सकते हैं आप, ये क्या चीज है, टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस है। देखिए यहाँ पर आया था टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस, यही था। ठीक है ना, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो इसको आज इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन बटन जरूर दबा देंगे, इससे कि आप लोगों को लेटेस्ट वीडियो अपडेट होके मिलता रहेगा। ठीक है, थैंक यू।